तालिब इल्मों को तहकीक के वक्त किन मसाइल का सामना होता है? आपका एक्सपीरियंस है तहकीक का, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। देखें, तालिब इल्म को ये फिर आपका घराना भी आता है कि जी। आपका फाइनेंस कैसा है। अच्छा। ये चीज़ एक तयशुदा है कि तहकीक के अंदर आपका फाइनेंस थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, या आप खुद कोई काम कर रहे हैं, हम्म। या आप इवन अगर वालदैन आपकी फ़ीस देते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये तो एक सेमेस्टर की फ़ीस है, हम्म। 40 to 50,000। तो इसके अलावा आप रिसर्च की, आपने अगर इवन के तारीख़ मदीना दिमश्क को देखना है, वो खुद 80 जिल्दों पर है। तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए की किताब है सिर्फ। अच्छा। ये बहुत महंगी किताब है। बिल्कुल। इवन इब्ने खल्दून वगैरह और दीगर किताबें जो हैं 40-50 50 70 हज़ार रुपये की हैं। अच्छा। तो इनके लिए अच्छा खासा जो है वो चाहिए भी होता है। इवन जब मैंने BA ऑनर का मकाला लिया, तो इमाम ज़हाबी की किताब थी तारीख़ुल इस्लाम, जी। तो वो 50 जिल्दों की कुछ 25-30 हज़ार से भी ज़ायद की थी। अच्छा। तो मैंने तो खैर ऑनलाइन उसका लेके तो प्रिंट निकलवाया। तो जब मैं प्रिंट लेके घर गया तो उस रिसर्च के जो पैसे थे वो मेरी वालदा ने चुपके से रख दिए मेरे पास। अच्छा। कहा जी ये मेरी तरफ से। और मेरा ख्याल है अगर घर वाले अब देखेंगे तो उन्हें पहली दफ़ा ही पता चलेगा। तो उन्हें भी नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा। तो मेरी वालिदा ने जो खर्चा होता था ना, उसमें से उन्होंने वो मुझे पता है 1200 को पता नहीं 1500 रुपये का ना, वो मैंने कॉपी करवाई। तो अम्मी ने कहा कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि यूनिवर्सिटी की पॉकेट मनी भी है, तो ये मेरी तरफ से। तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो अगर वो तालिब इल्म फिर ये सपोर्टिव है, उसके पास है, तो फिर ये कि फिर लाइब्रेरीज़ के अंदर अगर वो शगफ रखता है तो उस तरफ उसे जाना चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरीज़ के अंदर हमारे यहाँ वैसे तो गिला किया जाता है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लाहौर में सिर्फ लाइब्रेरीज़ को देखना शुरू कर दें ना एक तरफ से, तो इतना मवाद है और इतनी किताबें हर नौयत की मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन लाहौर में कमी नहीं है लाइब्रेरीज की? नहीं नहीं, लाहौर में कमी तो आप मसलन आप GC से शुरू करें, तो अगर तालिब इल्म को रिसर्च के दौरान एक ना दिया जाता है लेटर पैड, यानी लेटर बना दिया जाता है कि ये हमारा तालिब इल्म जहाँ का सर करना चाहे कर सकता है। अच्छा। मुझे भी मेरे असातिज़ा ने दिया पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। फिर ज़रा थोड़ी सी खुली छूट मिल जाती है कि आप ज़्यादा वक्त तक ज़्यादा पेजेस, तो इस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो जनरल लाइब्रेरी है वहाँ पर, और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में अगर आपका वो लेटर आपको दे देते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। अच्छा। इसी तरह आप GC पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, और अगर आप उसके अंदरून की तरफ जाएँ तो शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी है। अच्छा। उसके बारे में कहते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वो दी थी। अच्छा। उनकी किताबों का ज़ख़ीरा है, तो वो उसमें अच्छी खासी कदीम किताबें हैं और पढ़ने के लायक हैं, पढ़ना चाहिए। कलेक्शन बहुत अच्छी है। फिर जामिया जुवेर है। हमने दाता साहब का एक रुख तो ये सुना हुआ कि लोग लंगर खाने जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके तय खाने में चले जाएं ना, तो आम पब्लिक के लिए भी वो उमूमन अगर आप अपना तारुफ करवाएं कि मैं तालिब इल्म हूं, मैंने देखनी है, तो वो लाइब्रेरी भी आपको लोग खुल मिल जाती है। इसी तरह जामिया निज़ामिया की लाइब्रेरी भी मिल जाती है। और दादा साहब के साथ शीशमाल रोड पे मौलाना अहले हदीस आलिम थे, मौलाना हनीफ बोजियानी, अच्छा। उनकी लाइब्रेरी है। इसी तरह शाही किले में लाइब्रेरी है बादशाही मस्जिद के बाहर। वो जब महकमा औकाफ कायम हुआ था, अच्छा, तब वहाँ पे उलमा के लिए बनाई गई थी वो, लेकिन बाद में उलमा की मीटिंग्स कम होती रहीं, तो वो फिर अब पब्लिक है। अब वहाँ पर जाके सारी कदीम कुतुब जो हैं अरबी की और उर्दू में भी अच्छा खासा ज़ख़ीरा वहाँ पे वो पड़ा है। अब आप देखेंगे लोग किला भी देखते रहते हैं बादशाही मस्जिद, लेकिन वो बिल्कुल आप बादशाही मस्जिद में स्टेयर्स है ना, उससे पहले दाएं जानिब है, तो उसको देख लें। फिर मॉडल टाउन लाइब्रेरी है। अच्छा। फिर हमारे जौहर टाउन में वफाकी कॉलोनी की थी, वहाँ की लाइब्रेरी है। अच्छा। तो इस तरह हम अगर तलाश करना चाहें तो चुगताई लाइब्रेरी माल रोड पे बहुत मारूफ है। कायद आज़म लाइब्रेरी, फिर कायद आज़म लाइब्रेरी है। कायद आज़म लाइब्रेरी से अब थोड़ा सा उसी में जिना बाग में आगे जाएं तो डॉक्टर असरार अहमद साहब होते थे जिस मस्जिद में खुतबा देते थे, उनकी लाइब्रेरी अलग है। अच्छा। वो इतनी पुरसुकून लाइब्रेरी है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सही। यहाँ आप कायद आज़म लाइब्रेरी में नीचे पोर्शन में चले जाएं, वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहें, या आप डॉक्टर असरार अहमद साहब की वहाँ पर चले जाएं। इवन मौलाना मौदूदी साहब की यहाँ पर इचरा में उनकी भी लाइब्रेरी है, पब्लिक है, तालिब इल्म पढ़ते हैं, कंप्यूटर लैब है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पर भी पढ़ी जाती है। तो तलाश करना चाहे तालिब इल्म तो थोड़ी मुश्किलात तो ये कि अपने सीनियर से कंसर्न कर लिया जाए। तो लाइब्रेरीज तो बहुत हैं, मौक़े भी बहुत हैं, सिर्फ ये कि हिम्मत और थोड़ी सी चाहिए
बाकी ये कि अपनी जो अखराजात के एतबार से वो चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, आपके तहकीक के सफ़र में इदारा फ़िक्र जदीद का क्या रोल है, क्योंकि उससे भी आप वाबस्ता रहे हैं? जब मैंने BA ऑनर किया तो डॉक्टर हाफिज़ खुर्शीद अहमद कादरी साहब जी। आप बड़ी अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब एकेडमीज़ के अंदर तो मैं, क्योंकि एक टिक के जो है ना एक कैद के अंदर कि आप सिलेबस भी कवर कराएं, इनके टेस्ट भी चेक करें और फिर रिजल्ट भी दें, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी वो जिस तरह हमारे यहाँ के उस्ताद को जो है जो पढ़ाने चला जाता है उसकी वहाँ पर इज्जत नहीं, बल्कि वो एक कस्टमर बन जाता है। ये कस्टमर है, हमने इससे ये चीज़ लेनी है, तो मुझे इस चीज़ से हमेशा नफूर रहा है, मैं नहीं इस चीज़ को पसंद कर। आप चाहते हैं कि जो तालिब इल्म उनकी ग्रूमिंग भी ग्रूमिंग भी उनकी हो ना, वो पढ़ाने से ग्रूमिंग ज़रूर होती है, लेकिन उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया जाता है वो तो उसका तो उनको पे भी नहीं की जाती। वो तो ऐसे होता है जैसे कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। प्रोडक्ट है। अब मेरे बहुत सारे कुलीग थे, तो वो एक मारूफ अकेडमीज में जाते थे, तो वो 4 बजे जाते थे और 9 बजे आते थे, लेकिन उनकी पे जब हम सुनते थे तो वो उनका खर्चा भी नहीं पूरा होता था। अच्छा, तो यानी कम से कम उनके जो पेट्रोल के पैसे हैं वो तो निकले वहां से। तो अगर जिनका तो 3-3, 4-4, 2-2, 4-4 अकेडमीज में जाते हैं, उनका तो फिर भी वो जो अखराजात वगैरह हैं वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन बाकी का नहीं होता। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप साहब ज़्यादा अमानत रसूल साहब के पास से, ठीक है, तो पाक अरब सोसाइटी जहाँ पे अब आप शिफ्ट हो गए वहाँ से, तो मैं वहाँ पर आया। अच्छा। तो वहाँ पर हमने फिर सर ने पूछा, गपशप लगाई, मुझे माहौल पसंद आया, सर का मिजाज वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी एक नॉर्मल लाइफ है, बगैर यानी कि अगर इस ओहदे पे लोग हों तो उमूमन बड़ी ठाट बाट कपड़े शपड़े ये वो आप डाल के और दूसरे को एक शो करवाना होता है कि आप मुझसे ना छोटे हैं। तो वो जो दोस्ताना माहौल और उनका शफकत मिली, और वैसे जिससे तबीयत भी उनकी वैसे थी कि रुझान हो तहकीक का, पढ़ने पढ़ाने का, तो बड़ा पसंद आया। तो हमने पहले 1-2 मीटिंग्स में फिर डिसाइड की, जो मेरी पहली किताब थी जी, अल-अमसार ज़वातुल आसार, ये इमाम ज़हबी अलैहिर्रहमा की थी जी। तो ये 8वीं सदी हिजरी अहद वुस्ता बनता है। अच्छा। तो इन्होंने वहाँ पर फिर कहा जी कि ये किताब जो है मुख्तलिफ मुहद्दिसीन जो मुख्तलिफ शहरों में गए, करीबन 45 शहर हैं, तो अगरचे हमारे लाहौर के अंदर भी इल्म हदीस रहा है, इसमें अलामा समआनी ने जिक्र किया और बहुत सारे वो अगरचे रिवायत अब हमारी सिर्फ मियाँ मीर या दाता साहब अलैहिर्रहमा पर ये मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इल्मी तौर पर ये शहर हमेशा जो है वो सरगर्म भी रहा है और यहाँ से अच्छी खासी जमातें उलमा की जो है वो निकली। तो वो उसमें इमाम ज़हबी ने जिक्र किया कि जिस तरह मुहद्दिसीन जो यमन गए, फ़लस्तीन गए, शाम गए, इराक़ गए और उधर अफ्रीका की तरफ गए और फिर आगे यूरोप की तरफ उन्होंने कदम रखा, तो वो उन शहरों में गए, उन्होंने हदीस पढ़ाई, उनके तालिब इल्म आगे कौन से थे, तो इस पर वो किताब थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही अरसे में तो वो मुकम्मल करके उसकी तर्जमा तो फिर हमने वो शाया करवाई तज़किरा मदाइन हदीस के नाम से। तो वो मेरी पहली कंट्रीब्यूशन थी इस इदारे की तरफ से। अच्छा। कि सर का उसमें बड़ा साथ रहा। बिल्कुल। तो वो काम मुकम्मल हुआ तो एक मुख्तसर सा रिसाला अल-मुक़िज़ा, तो ये भी इमाम ज़हबी अलैहिर्रहमा का था, तो उन्होंने कहा कि ये भी आप, सर ने कहा कि तर्जमा कर दें। उसमें काफ़ी मुफीद बहसें थी बस तालिब इल्म के बारे में, यानी उसमें उसूल हदीस के चंद ही मबाहस हैं अल-मुक़िज़ा में ना, उसमें चंद ही मबाहस हमें मिलते हैं, उसूल सही हदीस, हसन और ज़ईफ़ और मुज़रब मुदल्लस वगैरह इसके मबाहस। लेकिन जो रिवायत हदीस है ना, खुसूसन जो तालिब इल्म उस वक्त आप यूँ करें जो स्कूलिंग थी जी, कि एक तालिब इल्म जब गया वो शेख के सामने हदीस पढ़ता है या वो किस तरह शेख सो रहा है, तो उन्होंने तो अपने ज़माने के जो अहवाल लिखे, वो कहते हैं कि एक हदीस पढ़ने वाला है, उसके दिल में ये है कि मैं आज हदीस पढ़ूंगा तो 50 साल बाद शेखुल हदीस होऊंगा और मुझे इतने फॉलो करेंगे, मेरे से ये रिवायत करेंगे, और वो जो तालिब इल्म वो बस पढ़ी जा रहा है। बल्कि उन्होंने कहा जिस तरह बकरियां नहीं मिनमिनाती तो उस तरह मिनमिना रहा है और शेख सो रहा है, तो इस तरह करके उन्होंने हवाल बयान, वो उसमें ज्यादा है। तो वो क्योंकि उसका ताल्लुक भी तारीख से था जी, पहली किताब का ताल्लुक भी तारीख से था, उसका ज्यादा पोर्शन तारीखी था, तो उसको भी फिर तर्जमा करके ना इदारे की तरफ से शाया किया गया।
तो वो ये 2 काविशें जो थी इब्तिदाई, वो बहुत अच्छी रहीं। यानी इदारे में आना और इदारे में आकर बैठना, यहाँ पर भी बैठकर काफ़ी काम किए। तो लेकिन सर जो हैं वो ज़्यादा इस दौर के हैं, तो वो कहते हैं बहुत सारे काम व्हाट्सएप पे भी हो सकते हैं। तो अब खामखा किसी को, यानी कि आप कहें कि नहीं अगर छोटी सी भी बात करनी है तो मेरे पास आओगे तो मैं करूँगा बात, क्योंकि आप मेरे से जूनियर है। वैसे आप ज़्यादा इस दौर के हैं, आपको ज़्यादा व्हाट्सएप बल्कि इंस्टा पे आपको करना चाहिए। तो यानी कि कहना कि मैं आऊँगा तो फिर ठीक, लेकिन सर ने कहा जी कि जो ज़रूरी बात है ठीक है, आप कोई काम हो या आपने मुताला करना है तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, बल्कि इवन आप किताबें लिख के दें। यहाँ की जो अरबी लाइब्रेरी के लिए तारीख़ मदीना दिमाश्क और ये अल-मुंतज़म, अल-बिदाया, अल-इक़्तिसामीन, और उधर सीयर अलाम नुबला पढ़ी हमारे दूसरे कमरे में। तो ये सारी अब इब्तिदाई दिनों में मैंने लिख के दी थी। अच्छा। कि इनको सर ने फिर कहा कि जो जो चीज़ें चाहिए आपको, ताकि लाइब्रेरी भी बन जाए और वो काम भी आए। और बल्कि इस पॉडकास्ट की वसात से मैं ये यूनिवर्सिटी के तलबा को और जो तहकीक से वाबस्ते हैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगा कि वो अगर लाहौर में है तो इदारा फ़िक्र जदीद का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको माहौल मिलेगा पढ़ने वाला, आपको इवन चाय पानी पूछा जाएगा। आप बैठते हैं, आपको पानी पूछता है, आप चाय पूछते हैं, अपना खाना लेके आए खाएं, साथ मार्केट भी है, पुरसकून माहौल है, हर कमरे में लाइब्रेरी है, यानी कि वो लाइब्रेरी की तरह है, किताबें मौजूद हैं इसमें, उर्दू की, इंग्लिश की, अरबी की, हमारे पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द ये उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस हो, मतून हदीस हो, तफसीर हो, हमारे पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा है। और टेबल हैं, चेयर्स हैं, पुरसकून माहौल है। यानी कि जो एक हम तहकीक के अंदर एक चीज़ ये भी पढ़ाते हैं कि परेशानियों से वो बंदा ना उसको फ्री हो उससे, वो ये ना हो कि यहाँ तक भी हमारे ने कहा कि कम अज़ कम आप घर जो है ना वो सब्ज़ी वक्त पे ला के दे। ये ना हो कि आप तहकीक के लिए आपने किताब खोली है और उधर से आपको घर से आवाज़ आई भाई दही ख़त्म हो गई। तो वक्त पे जो अपनी चीज़ें जो है ना वो अपनी मुकम्मल करके, मैंने ये इतना मुझे मेरे पास वक्त है, ये मैंने काम करने, तो वक्त पे अपना काम मुकम्मल करके फिर रिसर्च को हाथ लगाए और फिर अच्छा खासा, क्योंकि हमारे जो मुतकद्दिमीन की किताबें हैं वो सिर्फ एक मौजू के मुतल्लिक हमें नहीं मिलती, उसमें फिर इंसान का शौक़ हो और वो पढ़ता रहता तो वो खींच लेती हैं अपनी तरफ। अच्छा, आपने जब तहकीक के अपना सफ़र आगाज़ किया, मेरे ख्याल में आपने ये ज़रूर आपका मुशाहिदा होगा कि हमारे नौजवानों में इस रुझान की बहुत कमी है तहकीक की। हमारे अंदर वो वलवला नहीं है कि हम तहकीक करें, बल्कि हम, आपको पता है आजकल किस तरह के हमारे नौजवान हैं, जब उनका मशगला क्या है, बस टाइम पास करना। बेसिकली इसमें आपकी अपनी नेचर भी बड़ी मैटर करती है कि आपकी अपनी तबीयत, अपना मिजाज आपका कैसा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को क्या ये सलाहियत बेदार करने की ज़रूरत है कि वो तहकीक की तरफ आएँ, इस रुझान की तरफ माइल हों? बिल्कुल ज़रूरत है, वो उनको ज़रूरत है कि वो पढ़ें। हमारे मेरे उस्ताद गिरामी डॉक्टर फारूक हैदर साहब अभी सदर शोबा हैं जीसी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहा करते थे कि हमारी जो उम्र है नहीं, वो 40 साल तक आपकी पढ़ने पढ़ाने की है। बिल्कुल। इनको ये सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ और सियासी एक्टिविटीज़ इनसे दूर ही रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ना इनको माकबल का पता है जी, ना मौजूदा हालात का पता है, तो जो सुना जो देखा वही कर दिया। तो जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कम से कम अपनी बुनियादें तो मजबूत हो, आपकी फ़िक्र मजबूत हो, सोच मजबूत हो, तो फिर ही आप आगे चल सकते हैं। हमारे नौजवानों में तहकीक का रुझान नहीं है, और लेकिन जब कोई हो जाए, वाक़या रूनुमा हो जाए, जब कोई अपनी सियासी या मुआशरती राय देने का टाइम आए, तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं समझ सकता हूँ, हम एहतजाज करेंगे, सड़कें तोड़ फोड़ देंगे, इस तरह के हम काम करेंगे, लेकिन जब सीरियस बात का टाइम होगा, तहकीक के बारे में कोई इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें क्या कहते हैं, एक अपनी राय का इजहार करना होगा जिसमें कोई अच्छा लेसन देना सोसाइटी के लिए, तो हम चुप लग जाती है हमें। बेसिकली इसमें देखें, हम मुताला ही नहीं है। बिल्कुल। अब हम सोशियोलॉजी भी हम इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं, अब उसमें पूरा मुआशरे का एक मुताला है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि डॉक्टर भी अपनी फील्ड से ज़्यादा सोशल ज़िंदगी में घुसे होते हैं जी, यानी कि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा मरकज़ व महवर मुआशरे को ठीक करना, हालांकि उनकी वो जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी उनकी जो डोमेन है वो उसमें रहेंगे। हमारे यहाँ तो ये भी कम है। अगर आप यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो उनके यहाँ अपनी डोमेन का बहुत ख्याल किया जाता है। इवन अगर मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है
तो मैं फिक के अंदर नहीं जा सकता, मेरी उसमें ना मेरी बात भी मोतबर नहीं होगी। मैं मुताला ज़रूर करूँगा अपने शौक़ के लिए, अपने ज़ौक़ के लिए, अपनी फ़िक्र के लिए, उसूल फ़िक़्ह का भी करूँ, लेकिन मेरी राय उसमें इतनी मोतबर नहीं कहलाएगी। मेरी राय जिसका ताल्लुक़ तारीख़ से होगा मैं उसमें अपना, लेकिन हमारे तालिब इल्म ने यानी कि सोशल मीडिया से जो कुछ देखा सुना वो आगे बयान कर देते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। वो शायद ये समझते हैं कि मेहनत की तरफ हमारा मजमूई तौर पर जो रुझान है ना, हमारे यानी कि वो दादा उस्ताद ही लगते हैं, डॉक्टर शेर मोहम्मद जमान इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में होते थे, तो अब तो काफ़ी एजड हो चुके हैं। तो वो कहते थे मेहनत और किरदार ये दो चीज़ें आपकी कामयाबी की ज़मानत है। तो मेहनत से हमने वैसे मजमूई तौर पर ही जी चलाना शुरू किया। मेहनत करना असल में मुश्किल काम मुश्किल है, जज्बाती होना, मुश्तइल हो जाना, रिएक्ट करना ये आसान है असल में। यानी मेरे साथ डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी साहब एक मिसाल देते होते हैं, मुझे बहुत अपील करती। वो कहते हैं आज का जो नौजवान है ना, वो इस हथेली पे गंदम उगाना चाहता है कि गंदम का दाना लिया जाए, इस हथेली पे रख दिया जाए, और वो क्योंकि नजर भी है सबको और सब उसको देखें भी और वाह वाह भी करें, लेकिन उसकी ना जड़ें ना उसकी शाखें। लेकिन आप देखें वो लोग जो मेहनत करते हैं और जिनका बीज बोया जाता है, बीज एक अरसे तक अंधेरे में रहता है, उसे कोई भी नहीं जानता, सिर्फ जो उसका किसान है वो पानी देता है, बोता था। एक अरसे के बाद जब वो निकलती है उसकी कॉम्पलें और वो लहलहाना शुरू करता है, आप देखें उसका तना भी मजबूत होता है, वो उसकी जड़ भी मजबूत होती है, वो लहलहाता भी अच्छा लगता है। अब हम इदारा फ़िक्र जदीद है, मेरे साथ और दीगर मुहक्किकीन हैं, तफसीर कशाफ का तर्जमा हुआ, अब वो इल्मी काम कर रहे हैं, वो अपनी बुनियाद मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें ये नहीं कोई फेम मिल गया कि ये इतना फेम मिल गया यार, ये बड़े मारूफ हो गए हैं, इतने व्यूअर्स बन गए, इल्म की खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत कर, वो एक अरसा अपना जो है ना जिंदगी का बीज की तरह गुजार रहे हैं। एक वक्त आएगा कि वो जाहिर सी बात है, तफसीर कशाफ बहरहाल एक इल्मी काम है, तो एक वक्त आएगा कि उनकी सलाहियतों को देखा जाएगा, बकदरे निगाह आज भी देखा जाता है कि उनको फिर उस तरह का जो है ना, लेकिन उसको एक हद तक मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर वैसे एक पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे नौजवानों की भी मेरे ख्याल में गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम यूरोप को देखें तो वहाँ पर इदारे मौजूद हैं जो उनको राग़िब करते हैं तहकीक की तरफ, मुकम्मल बाकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं, और बल्कि हमारे नौजवान यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वहाँ रिसर्च के लिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाती है इदारे की। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इदारे फ़िक्र जदीद में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कैसे वो लोगों को माइल करता है, तहकीक की जानिब कैसे राग़िब करता है? देखें ये भी एक तरफ बजा चीज़ है कि हम इदारे जो हैं वो राग़िब करते हैं, लेकिन हमारा तालिब इल्म जो है वो सुस्त भी है थोड़ा, वो ये चाहता है कि मुझे हर चीज़ जो है ना वो पकी पकाई जो है ना वो मिल जाए, कि मुझे लाइब्रेरी में ना जाना पड़े, मुझे रिसर्च ना करनी पड़े, मुझे हाथ पाँव ना मारना पड़े। लेकिन यही नौजवान जब बाहर जाता है तब कैसे रिसर्च करना शुरू कर देता है, तब बड़ा समझदार बन जाता है। ठीक है, जिम्मेदारी भी तो होती है ना। यहाँ पर भी वो काम करते हुए ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम यहाँ पर इशारे की पाबंदी नहीं करते, वहाँ पर पाबंदी करते हैं, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर उतनी इन्वेस्टमेंट हमने की होती है। आप यूरोप किसी मुल्क में जाना चाहें तो आपको जितनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, तो उसके बाद तो वालिदैन भी संजीदा हो जाते हैं। तो यानी ये ऐसी ही बात है कि जिस तरह हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट में वालिदैन भेज के बस ठीक है मैंने बच्चा भेज दिया, अब अल्लाह के सुपुर्द और उनके असातिज़ा के सुपुर्द। लेकिन प्राइवेट के अंदर वो इंगेज करते हैं, कहते हैं जी बच्चे को फीस दी है इतनी, हमने 15,000 20,000 रुपया, इसका ख्याल भी रखना है। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान में वो बेसिकली अगर कोई पढ़ने वाला है ना वो रिसर्च, तो आज भी उसकी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, उसके लिए जगह मौजूद है। लेकिन अगर कोई सिर्फ हाथ पे हाथ धरे, मुंतज़िर फरदा है कि मेरा कोई आए और लुकमा भी मेरे मुंह में डाल ले, तो वो उसको जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि उनके इदारे उन्होंने मजबूत किए हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग लगाएं। हमारे यहाँ आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं तो वो पहले तो आपको तंग करेंगे थोड़ा सा कि जी आप क्यों आए, कैसे आए, ये इधर आ क्यों गया है, क्योंकि उसको भी बैठना पड़ेगा। ज़रा आप 4 बजे तक बैठे हैं, उसको भी बैठना पड़ेगा, फिर ये इतने कागज करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये किताब नहीं आएगी, वो किताब नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी रुझान नहीं है। अब हमारे नौजवानों के कई ऐसे रवैये हैं जो कि तहकीक से उनको दूर करते हैं, और करते तो है, लेकिन ये कि उसका रोल भी है। लेकिन अरबी का एक है कि
मन जद्दा वाजदा, मफहूम हदीस भी आता है कि जो कोशिश करता है ना वो पा लेता है। इसी तरह के जो दरवाजा खटखटाता रहता है ना उसको मिल जरूर जाता है। तो हम एक दफा यानी कि अब जब हमने शुरू किया तो हम यानी कि एक लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने कहा जी आप किधर आ गए, यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। तो हमने फिर उन्हें कहा जी कि हम रिसर्च के ताल्बे इल्म मैं ये पढ़ना है। तो हम साथ साथ उनके फिर उन्होंने फिर हमें मौका भी दिया, फिर हमारे लिए सहूलत भी बहुत दे दी। यानी जो उस लाइब्रेरी की फैसिलिटीज थी वो हमें उन्होंने अवेल की हैं। आप आम नौजवानों के मुकाबले में जो आप में मैंने डिफरेंस देखा है वो ये है कि आपने जब तहकीक का सफ़र का आगाज़ किया तो आपने फिर उसको बीच में छोड़ा नहीं, और जो आमतौर पर हमारे नौजवानों का रवैया होता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुस्ती काहिली इख्तियार कर लेते हैं, वो आपने नहीं की, बल्कि इदारे के साथ जब आप मुंसलिक हुए तो आपने 2 किताबें मुसलसल उनका तर्जुमा किया आपने, और अब आप तीसरी किताब भी उसका तर्जुमा करने लगे हैं। वो कौन सी किताब है? अब बेसिकली इदारा जब मैं फ़िक्र जदीद से मुंसलिक हुआ तो यहाँ पर थोड़ा संजीदगी का माहौल है, काम से आपका काम है और आपने काम करना है, पढ़ना है, लिखना है। ये एक जिस तरह आप कहते हैं ना बैतुल हिकमत की तरह है जी। जिस तरह बनु अब्बास के अंदर बैतुल हिकमत था कि यहाँ पे तर्जमा भी जारी है, यहाँ पर समर कैंप भी होता है जी, यहाँ पर लेक्चर्स भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर मदरसे के असातिज़ा भी आकर लेक्चर देते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म असातिज़ा भी आते हैं, यहाँ पर जो है हमारी सोशल सिविल सर्विस के लोग हैं, जिस तरह बिलाल अहमद साहब आए तो वो आकर भी लेक्चर देते हैं। तो ये है कि यहाँ पर एक एक्टिविटीज हो रही हैं तहकीकी नौयत की। यहाँ पे अभी रिसेंट रिसर्च वर्कशॉप हुई है, लम्स से असातिज़ा आए थे। तो ये है कि यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज है ना वो जारी और सारी हैं, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, जो सीखने वाला है, उसके लिए ये बड़ा गनीमत है कि वो यहाँ पर आता है, पढ़ता है, सीखता है, उसको मौका मिलता है। तो जब मैंने दूसरी किताब की ट्रांसलेशन की तो फिर तीसरी की तरफ बढ़े। दूसरी किताब की अल-मुक़्ता थी, अल-मुक़ीज़ा थी, इसके बारे में जरा बताइए। ये बेसिकली उसूल हदीस के मुतालिक थी। अच्छा। लेकिन इसमें उसूल हदीस का पहलू थोड़ा कम था। अच्छा। यानी वैसे तो इस्लाहात 40 से अबव हैं, लेकिन इसमें बुनियादी कोई 15 से 20 इस्लाहात को बयान करके ना, अच्छा, तो हदीस रिवायत करने का तरीका जो था कि एक तालिब इल्म जाए वो किस तरह एक शेख को चुनता है, किस तरह उस्ताद के पास जाता है, हदीस कैसे पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, आदाब क्या हैं, उसके मुतालिक ये ज्यादा था। यानी इसको हम कहते हैं हदीस का तहम्मुल और अदा, हदीस को लेना और उसको फिर आगे अदा करना। तो इसके मुतालिक इसमें आदाब के ऊपर खुसूसी और फिर उस जमाने की हमें झलक भी नजर आती है। अच्छा, क्या हमारा जमाने बिगड़ा हुआ था या उस वक्त भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते थे? तो उन्होंने जिक्र किया कि बाद दफा तालिब इल्म पढ़ा है, शेख सो रहा है, अच्छा, वो पढ़ता जा रहा, बस शेख ने जो है वो सनद दे दी। अच्छा, बाद दफा शेख मजबूत होता, तालिब इल्म नहीं पढ़ने वाला होता। तो इस नोयत की इसमें चीजें थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है जब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना मुसलमानों के, तो वो बड़ा हमें मजबूत नजर आता है और बड़ा डिफरेंट भी है। तो आपकी जो तीसरी किताब है जो आप लिखने लगे हैं, ट्रांसलेट करने लगे हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी किताब मुकम्मल हो गई है। अच्छा, इसकी आपने ट्रांसलेट की? ट्रांसलेट की, तीनों ट्रांसलेशन। इसका मौजू क्या है? ये है वज़ा हदीस के ऊपर, यानी कि हदीसों को एक तो नबी अलैहिस्सलाम को फरामीन किताबों में जमा हुए, लेकिन बाद लोगों ने हदीसें अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दी। अच्छा, जैसे कहते हैं वज़ा करना, गढ़ना किसी चीज को, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो उसको वज़ा करके कहते थे ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो वो उस पर काफी उन्होंने हदीस गढ़ी गई। इसके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सुनने को मिलता है कि जो हदीस है ज़ईफ़ है, ये कैसे यानी कि मालूम होता है? आप तहकीक करते हैं इस हवाले से, ये ज़ईफ़ हदीस जो होती है इसके बारे में कैसे मालूम किया जाता है? बेसिकली जो ज़ईफ़ हदीस है ना, ये हम हदीस के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं सनद और एक मतन। सनद यानी चेन ऑफ पीपल। अच्छा, यानी कि जब हदीस लिखना शुरू हुई, सहाबा ने लिखी, सहाबा के बाद ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, तो ताबईन अपनी सनद बयान करते हैं कि मैंने किससे सुना। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सहीफे ले लिए। ठीक है, उन्होंने इमाम अबू हनीफा कहे मैंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया। इस तरह इमाम बुखारी भी वास्तों से हदीस लेके आते हैं कि मैंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां। तो ये जो फलां है चेन ऑफ पीपल है ये। और फिर मतन, हदीस के ऊपर सही का या ज़ईफ का और मौदू का हुक्म उसकी चेन की वजह से लगता है, तो उन लोगों को देखा जाने लगा।
इसकी भी इब्तिदा बेसिकली इस वजह हदीस की वजह से हुई थी। जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाक़ हुई तो उस वक्त लोगों ने फिर, क्योंकि जमात का जो इज्तिमा था ना वो टूट गया। अच्छा। यानी उसके बाद आप देखें कि एक इमाम के पीछे नमाज नहीं हुई। तो वो जमात का जब इज्तिमा टूटा था ना, तो फिर सहाबा कहते हैं पहले तो हम जानते भी नहीं थे झूठ क्या होता है। अच्छा। हम नहीं ना, हम एक दूसरे से बोलते थे, जो कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम कबूल कर लेते। लोगों ने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। इवन कि वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी अहादीस को गढ़ा गया। अच्छा। और फिर हजरत उमर की शान में भी इसी तरह हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी अहादीस को गढ़ा गया। हालांकि उलमा ने वाज़े तौर पर लिखा कि इनके सही अहादीस से फजाइल साबित हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ फजीलत के लिए, एक फौकियत के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने अहादीस को गढ़ा और फैलाया। फिर उलमा ने शुरू कर दिया कि जो बयान करता कि मैं ये बयान बताओ किससे सुनी है तुमने। फिर इमाम इब्न सीरीन 110 हिजरी में फौत हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने इसका शुरू कर दिया। अगर तो वो हमसे होता तो हम उसे हदीस ले लेते जी, अगर वो नहीं होता तो हम कहते भाई हमने तुम्हारे से हदीस नहीं लेनी, तुम चले जाओ। तो यूं ये जो वतन के ऊपर हदीस का वो जो चेन ऑफ पीपल है ना, उसका आगाज हो। तो ये मुहद्दिसीन की एक काविश थी ताकि जो शरीयत, उसके अंदर अहकाम है, उसके अंदर फजाइल हैं, वो हम तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहुंचे हैं, तो हम उसकी हिफाजत हो सके, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। बल्कि शेख अब्दुल फत्ताह ने उसको मजहर करार दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो ये उसका एक मजहर था कि किताबुल्लाह महफूज है। ये तो दो गत्तों के दरमियान जमा थी, मुतवातिर है, महफूज है, लेकिन हदीस नबवी जो थी वो एक ही जमा नहीं थी। तो फिर उसके लिए उलमा ने असफार भी किए, जो अलमसार ज़वातुल असार मेरी पहली किताब थी, उसमें उन्होंने अपने अहवाल भी जिक्र किए। अच्छा। वो फलां फलां शहर में गए, फलां से हदीस ली। तो यहाँ पर उन्होंने फिर जब सनद का आगाज हो गया, तो जब सनद में से कोई शख्स जो है वो, उसकी फिर उलमा ने कंडीशंस लगाई। तो उन कंडीशन में अगर 2-3 ना हो तो फिर हदीस ज़ईफ कहते हैं, और फिर इसी तरह हसन आती है, और भी काफी सारी इसकी टाइप्स है, लेकिन वजह इससे अलग है। अच्छा। मौदू अहादीस को इस्तिलाह के एतबार से नहीं कहा जाता। हदीस का लुग़वी माना होता है बातचीत। अच्छा। तो यानी मौजू हदीस गढ़ी हुई बात, इसको लुग़वी एतबार से कहा जाता है, इस्तिलाही एतबार से इसको हदीस नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ही नहीं। तो उन्होंने तो बस अपने फिरकों की हिमायत के लिए भी, अपनी जमात के लिए भी अहादीस को वजह किया, इवन अच्छे कामों के लिए भी किया गया। यहाँ तक कि जो मुहद्दिसीन ने वजाहत की है कि जो सबसे ज्यादा ज़ुहद और तकवा वाले लोग थे, वो क्योंकि उसमें मसरूफ रहते थे, अहादीस को वो तवज्जो नहीं देते थे, तो उस तरफ भी उनसे यानी कि तसामुहात हुए और वो हमारी किताबों में आई। लेकिन उलमा ने अपनी काविशों के जरिए उनको लिखा भी कि ये अहादीस गढ़ी गई हैं, मौज़ूआत हैं, उनके लिए उसूल व ज़वाबित भी मुतय्यन की है कि ये इनके लिए उसूल व ज़वाबित हैं, जिससे हम जाली अहादीस से, गढ़ी हुई अहादीस से बचा जा सकता है। तो ये उनकी काविशें थी। तो इस पूरी काविश को, इस पूरी तारीख को, जिसका सियासी पस मंज़र भी है, समाजी पस मंज़र भी है, फ़िरक़ों के एतबार से भी है और तारीख़ी नोयत की भी है, तो ये हमारे 1997 में इनकी वफ़ात हुई, शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा की, टर्की के थे। तो इन्होंने ये किताब लिखी, लम्हातुम मिन तारीख़ सुन्नत व उलूमिल हदीस। तो आज हमारे दौर में भी वाइज़ीन बाज़ दफ़ा हमें सुनने को मिलती हैं अच्छे खासे, यानी कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो एक परिंदा पैदा होगा, उसकी चूंच में 70,000 ज़ुबानें होंगी, 70,000 ज़ुबानों में 70,000 लुगात होंगी, तो उसमें वो हम्द करेगा। तो ये जाली रिवायात हैं, मौज़ूआत हैं, तो हमारे द्वार में भी लोग बयान करते हैं। तो इसकी ज़रूरत के पेश नज़र साहबज़ादा मानस रसूल साहब ने कहा जी कि आप इसका ना तर्जमा करें, ये ज़रूरत है। तो फिर उसका जो तर्जमा ना वो मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शाया होकर 10-15 दिनों में ना मार्केट में आ जाए। अच्छा, अब हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पर जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे आखिर में यही जानना चाहूँगा कि अगर कोई नौजवान है आपकी तरह का, वो तहकीक की तरफ आना चाहता है,
तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, किन चीज़ों पर उसको ज़्यादा जोर देना चाहिए? देखिए, अगर तालिब इल्म पढ़ने वाला है, रुझान तहकीकी रुझान रखने वाला है, उसका किताबों से शायद शगफ है, तो ये है कि वो कम से कम किताबों के साथ एक अपना राब्ता जो है ना वो मुनक़ते ना होना दे। अच्छा, ये भी तो मसला होता है ना कि हम रैंडमली किताबें बस नॉलेज हासिल करने के लिए कुछ भी हम पकड़ लेते हैं किताब और उससे पढ़ते रहते हैं। हम ये भी डिसाइड करना ज़रूरी, मैं चाहता हूँ नाज़रीन को बताएं कि जब आपका एक टॉपिक डिसाइड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वेस्ट क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, फिर उसके हवाले से आप किताब जो है उनको सॉर्ट आउट करें। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक तालिब इल्म और स्टूडेंट जान लेता है कि मैंने मेडिकल में जाना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टरी में जाना है, और फिर उसमें जाके वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये आंखों का डॉक्टर है, ये कानों का है, ये दिमाग का, ये दिल का, ये हड्डियों का। इसी तरह उलूम इस्लामिया तो इतना वसी है कि इसकी सिर्फ एक फील्ड के बारे में ही अगर हम वो तालिब इल्म जो है वो लग कर पढ़ लेना तो उसकी ज़िंदगी नाकाफ़ी होगी। इवन अगर वो तारीख पर शुरू कर दें, तारीख है, फिर उसूल तारीख है, फिर इसके मतून है, फिर इसके ऊपर जो इर्तिका वगैरह हुआ, फिर दूसरी तहजीबों के साथ, यानी मुसलमान जब आए तो ईरान के साथ मिले जुले ना, तो इनकी तहजीब का हम पर असर, हमारा उन पर असर, इस तरह इनका असर, तो उसको वसी बहुत ज्यादा ये मौजूद, तो उसको यानी कि अपने बी ऑनर के दौरान या मदरसे में पढ़ने के दौरान अपनी फील्ड, जिस तरह मदारिस के अंदर तखस्सुस फिल हदीस होता है, तखस्सुस फिल फिक्र होता है, वो सारे नहीं करते, तो मेरे ख्याल से उसको ये बहुत पहले ये चीज तय कर लेनी चाहिए कि मैंने अब इस फील्ड में रहना, क्योंकि अब हमारे यहाँ जहाँ पे एक रिवायत भी हमारे साथ रहती है, फिर जदीद दौर, फिर ओरिएंटलिस्ट, यानी जर्मन के, फ्रांस के, रशिया के, जिन लोगों ने इस्लाम के ऊपर लिखा, कैसा लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, तो इन लोगों का भी अच्छा खासा जो नाम आ जाता है। तो इन सब को कवर करना, पढ़ना, पढ़कर समझना और फिर उसके ऊपर अपने फिक्र के नताइज मुरतब करना, ये अच्छा खासा दिक्कत है मेरी। तो अगर वो बाकी तो अपने ज़ौक़ के लिए इंटरलिंक्स की वजह से पढ़ना जाना चाहिए उसको, लेकिन इसके साथ ये कि वो अपनी एक फील्ड तय कर ले। अगर उसको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना है तो अगर उसका ज़्यादा मुताला करेगा तो उसकी मल्टी डायमेंशंस में वो काम कर सकेगा। तो तालिब इल्मों के लिए और मुहक्किकीन के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक तो इस नौयत के जो इदारे हैं, खुसूसन इदारा फ़िक्र जदीद है, तो ये उनके लिए किसी गनीमत से कम नहीं है कि आप आएँ, पढ़ने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपकी बुनियादी ज़रूरत यानी कि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, आप आएँ, पढ़ें, किताबें मौजूद हैं, नहीं है तो आप लिख के दें, आपको मंगवा दी जाएगी। पढ़ने का माहौल है, पढ़ने का माहौल है, सुकून है, पुरसुकून है, आपको तंगी नहीं है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी तहकीक के लिए जो एक संजीदगी है, आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये दायरा मौजूद है, आप आएँ, पढ़ें, लिखें और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि तालिब इल्म ज़्यादा गिला करते हैं हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जिस तरह हमारे एक साथी थे वो कहा करते थे कि मुझे लिखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, मैंने आर्टिकल्स लिखने, फलां करने। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला आज, और मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ासतौर पर जो तहकीक की तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने इदारा फ़िक्र जदीद में इस पॉडकास्ट का हिस्सा रखा और बुलाया ताकि जो तालिब इल्म इस राह के मुसाफिर हैं वो भी इसमें अपना फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।